गुड इवनिंग मैम। भी नहीं। प्रगति, प्रगति, आर यू देयर? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। हेलो मैम। ये पिन। अच्छा, फिर तुमने अपना वो पिन कर लिया क्या? हाँ, प्रगति से मैं ये पूछी थी, प्रगति तुम एग्जाम दे रही हो, एब्सेंट तो नहीं थी आप? No, ma'am. मैंने सारे एग्जाम दिए हैं अब तक कोई सा भी नहीं छूटा। अच्छा, सारे दिए ना? हाँ। ठीक है, क्योंकि लड़कियां बहुत कम है भाई जो जिनसे उम्मीद निकाल लेंगी। तुम जितने भी यहाँ पे हो, प्रतिष्ठा है, प्रगति है, कशिश है, कनुप्रिया है, ये 4-5 लड़कियां हैं। दिया भी आती है डेली, दीपांशी है। पहले भावना करके भी एक लड़की आती थी ना तुम्हारे ग्रुप में। प्रतिष्ठा तुम्हारे बैच में आती थी ना, भावना? यस मैम। यस मैम शायद। हाँ, वो अब नहीं आती है ना? यस मैम, अब नहीं लगाती वो क्लास में। भावना क्यों नहीं आती है वैसे? पता नहीं मैम। मैम बात बहुत करनी पहले पड़ेगी उससे। पूछा था तो बोली थी कि शादी अटेंड कर रही हूँ, मुझे लग रहा है अभी तक खत्म नहीं हुआ। हाँ, मैं उसके स्टेटस देखती हूँ, वो शादी में ही है। तुम सबके स्टेटस देखती हूँ मैं, जो उसी से पता चल जाता है तुम लोग कितने पढ़ रहे हो। मेरे भी अमित के नहीं दिखते। अमित अमित का नंबर स्टेटस की मेरे मैम पास शो सेव ही नहीं नहीं है। होती उनकी। हाँ, मेरे पास वो नहीं, मेरे बच्चे हैं ना जो मेरे ग्रुप में, बस उनका नंबर सेव है, जितने भी हो तुम ये मैम मेरी भी नहीं देखती होंगी। उन सबके दिख। प्रतिष्ठा के क्यों नहीं दिखते? प्रतिष्ठा के तो सबसे ज्यादा, सुबह उठते ही मुझे प्रतिष्ठा के ही नंबर, प्रतिष्ठा के दिखते हैं। हाँ तो मैम वो प्रतिष्ठा की मैं स्टोरीज नहीं देखती लगाती हूँ। लेकिन मम्मी लगा देती होंगी या फिर हाँ ठीक सिस्टर। है। अब देखना, आज से सब ध्यान, आज सब ध्यान से हाइड कर देंगे। न्यू ईयर आने दो मैम, उसके बाद देखना। अच्छा, न्यू ईयर के बाद? क्यों क्रिश, न्यू ईयर के बाद क्या होगा? मैम वो सुबह सुबह नहीं लगाते हैं लोग हैप्पी न्यू ईयर चाय के साथ। अरे, ठीक है। अमित, तुम्हारे स्टेटस वो कन्हैया सर देखते होंगे, तुम उनके बैच में हो ना। तुम्हारे स्टेटस तुम्हारे टीचर्स देखते हैं। यस सर, मेरे कन्हैया सर देखते हैं। उसी से आइडिया लग जाता है कौन क्या कर रहा है। उफ, चलो अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, मैम तो हाँ। वो हाँ रोहित सिग्निफिकेंट बोलो। वाला, सिग्निफिकेंट वाला अभी तक समझ नहीं आया मुझे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या था? मैंने तो तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन देखा ही नहीं। मैम उसमें ना एरिथमेटिक मीन निकालना था। तुमने सर को थैंक यू तो ऐसे बोल दिया था जैसे तुम्हें समझ में आ गया हो। हाँ मैं होती ना तो मेरे से मुझे, मैं वही देख रही थी, मैंने कि अरे बड़े बड़ी जल्दी सर रोहित को समझ में आ गया। अब मैं होती तो रोहित के 5 सवाल आते यहाँ से। मैम उसमें ना
वो वाला रूल नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन तो तुमने भेजा ही नहीं, क्वेश्चन तो भेजो क्या है। मैम क्वेश्चन भी है। नहीं है, क्वेश्चन नहीं है उसमें, ग्रेविटी वाला क्वेश्चन है और उसके बाद फिर पता नहीं क्या भेजा है तुमने। मैम इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है। हाँ 5 आ रहा है ना, 5 सेकेंड्स। मैम यही तो मैं कह रहा था, वो डाउट क्लास में समझने के लिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर और स्फेरिकल थिन शेल। अच्छा तुमने किसी ने भी जो सर ने पढ़ाया था, जब जब पेपर डिस्कस हुआ था, कब किसी ने भी नहीं लिया पेपर डिस्कशन? लिया था मैम। क्वेश्चन भेज रोहित, क्वेश्चन नहीं है ये, सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्वेश्चन भेजो। मैम बस एक सेकंड। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, ये तो रूल है ना, क्वेश्चन भेजो। गुड इवनिंग इसमें हम मैम। नहीं, हाँ गुड इवनिंग के लिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इन दो की फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जल्दी भेजो जल्दी। चलो इतने ये क्वेश्चन करो, वो कुत्ते भेजता है। तो गॉस थ्योरम की बात करते हैं। तो गॉस थ्योरम में देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज प्रोपोर्शनल टू। मैम डी ऑप्शन। ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, हाँ ठीक है। मैम एंड में आप बता दो ये वाला, लॉन्ग स्ट्रेट वायर और थिन कौन सा स्फेरिकल वाला? शेल। तो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अब गॉस थ्योरम में मतलब उस स्ट्रेट वायर के अलॉन्ग हम लोगों को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो लॉन्ग वायर के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस ठीक है। बनाया तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ यस मैम। ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। स्ट्रेट के लिए हम लोग कौन सा वो लेते हैं? सिग्मा। स्ट्रेट के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस बनाएंगे? सिलेंडर बना लेंगे। तो सिलेंडर बना लो। तो जितना तुम्हें मान लो, मैंने ये सिलेंडर बना लिया, ठीक है। देखो इसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो भाई सिलेंडर भी हमें मतलब कितना इनक्लोज होगा हम तो उतना ही निकाल सकते हैं। तो मान लो ये मैंने आर दूरी पे बना दिया यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वैसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से? 2k लैम्डा बाय आर। गॉस थ्योरम से ही तो निकालते हैं ये, जब सॉल्व करोगे ना। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से गॉस थ्योरम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आता है 2k लैम्डा बाय आर। अगर पूरा सॉल्यूशन करना है तो तुम ds इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से भी कर सकते हो। तो सरफेस एरिया कितना होगा मुझे बताओ इसका? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एल है ना। अगर मान लो ये लेंथ में एल मानती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एल। ऐसे ही क्यू इनक्लोज, तो क्यू इनक्लोज में लैम्डा एल मान लेती हूँ कि लैम्डा एल जो है वो चार्ज इनक्लोज हो गया है, क्लियर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, ई की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा अपॉन 2 2 पाई पाई आर एप्सिलॉन नॉट आर। आर। और यही तो है ये वैल्यू जो लिख रही है ना। यस मैम। तो देखो लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कितनी आई है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। तो बस ये इसने ना ये उलझाने के लिए लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के बिना भी जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है? 2k लैम्डा बाय आर। तो किसके प्रोपोर्शनल आएगा? 1 बाय आर। और बाकी गॉस थ्योरम लगाना आता है तो हम लोग कभी भी किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। ये वाला करो, गॉस थ्योरम लगानी आती है ना? गॉस थ्योरम कैसे लगाते हैं? यस बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस बनाना है। जैसे लॉन्ग के लिए सिलेंडर बना लिया तो हमें पता है ये क्या होता है? क्यू इनक्लोज्ड। और यही गॉसियन का फॉर्मूला है। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना हो गया? मान लो मैंने एल लेंथ का सिलेंडर बनाया तो उसमें जो इनफाइनाइट वायर है उसका कितना चार्ज इनक्लोज होगा? लैम्डा एल।
तो लैम्डा एल से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे वायर कितनी लंबी हो। इसका देखो, इसका बताओ फॉर्मूला, आंसर। मैम ऑप्शन बी। बिल्कुल। तो क्या है भाई, आपके पास 4 चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, लोकेशन उनकी गिवन है, एस जो है गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है आर रेडियस का, तो इसमें से कौन सा ट्रू है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू किस किस की वजह, अब देखो क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज तो मेरे पास कौन कौन से है भाई, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 तो जाएगा नहीं, Q3। यस मैम। बस ये 3 है, Q1 Q2 और Q3। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, अब ऑप्शन क्या बचा, ए बचा या बी बचा। तो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो होता नहीं, ओनली एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये ठीक हो जाएगा। तो तीनों, अच्छा अब ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की लिखिए, लिखते क्या है, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब जब अगर ये क्यू इनक्लोज्ड की जगह ई डॉट डी एस से निकालोगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q4 वाला चार्ज भी रहता है। ये याद रखना, Q4 जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, जो Q4 अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वो भी यहाँ रहता है। मुझे तो ये ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। हम Q4 तो बाहर आ जाएगा ना, ये हम अंदर के ही तो देखेंगे चार्जेस। देखो नहीं, ये फॉर्मूला होता है ना, देखो ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्यू इनक्लोज्ड तो बिल्कुल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा। अब बात आई लेफ्ट हैंड साइड की कि ई क्या क्या होगा। तो ई क्या है भाई, E1 E2 E3 और E4 का, है ना, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जीरो ही होगा, जीरो तो ही मेरे होगा। हिसाब E4 क्यों जीरो होगा। चार्ज बाहर है ना मैम Q4 की वजह से वाला। इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल हो जाता है ना, इसलिए फ्लक्स उसकी वजह से हट जाता है। मैम Q4 की वजह से फ्लक्स हाँ बाहर की ये तरफ हो कैसे सकता आ है। सकता है। हाँ बट ये हो सकता है कि वो हम मान लें कि ई डॉट डी ए निकालेंगे अगर Q4 की वजह से, तो वो जीरो हो जाए। बट जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बाहर वाले चार्जेस हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भी रहता है ना, इनका कंट्रीब्यूशन भी रहता है। तो डी तो है ऑप्शन, सही तो कह रही हूँ वैसे ही, ऑप्शन नंबर डी है भाई, डी होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। मैम नन ऑफ द अबव भी आने लगे। हाँ देखो है ना, मेरे अभी मैंने तो जस्ट अभी देखी है, तो ऑप्शन डी ही होना चाहिए भाई। और क्योंकि ई में जो होगा ना, वो बाहर और अंदर के जितने भी चार्जेस हैं, उन सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। यही तो गॉस लॉ है, यही बस, यही चीज तो समझने की होती है कि चार्ज बस अंदर वाले होंगे, बट जो उन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चाहे बाहर के चार्जेस हो चाहे इनसाइड के चार्जेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से रहेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर भाई डी है, सही है एकदम, वरना कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता अगर बी होता तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है ये भी तुम्हें पता चल गया है, ठीक है। E4 लिखा होता तो सही हो जाता वो। हाँ E4 लिखा होता तो बिल्कुल सही होता। तो इनकमिंग एंड आउटकमिंग फ्लक्स पूछा है क्लोज्ड सरफेस में। मैम माइनस हो जाएगा वो तो, डी ऑप्शन। हाँ हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल, ये ठीक है ना। तो इनकमिंग एंड आउटकमिंग फ्लक्स हम निकाल सकते हैं भाई, नेट किसी भी चार्ज की वजह से। तो मान लो इनकमिंग वाला φ1 है, आउटगोइंग φ2 है, तो माइनस कर दोगे तो φ2 माइनस φ1। तो बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, ओके बिल्कुल। चलो एक एक क्वेश्चन तुम लोगों ने सही बताया है। ये बताओ अब, the electric flux for the Gaussian surface that enclose the charged particles in free space is given this। हाँ ठीक है, ये भी कर लोगे। तो क्यों इनक्लोज निकालना है भाई, कौन से सरफेस का पूछा है इसने, गॉसियन सरफेस ए वाला। तो ए ये गॉसियन सरफेस है। तो कौन कौन से चार्ज लोगे। मैम तीनों ही लेंगे ना। तीनों। हाँ बिल्कुल, तीनों चार्ज लेंगे, Q1 Q2 Q3, और विद साइन लेना, ठीक है, विद मैग्नीट्यूड के साइन के साथ आंसर आ जाएगा।
मैम ठीक है, सी होगा क्या? सॉल्व कर लेना इसे। नहीं, कैलकुलेशन भी गलत कर लो तुम। देख 78 और 56 प्लस 14, हमें 70 Q1 मतलब नेगेटिव चार्ज है, 70 तो -14 ये है। बचेगा 8.85 नैनो, तो 10⁻⁹ अब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यस ये मैम, कट गया और वो ये कट प्लस जाएगा। 10⁻³ आंसर है बस। चलिए ये वाले बताइए ऑप्शन, ध्यान से देना, फटाफट इतना जल्दी मत करो, बेसिक भी गलत कर दो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वरना। गर्ल्स गैंग आंसर करो भाई। प्रतिष्ठा ये प्रगति कहाँ से हो गए? दिया, दीपांशी, मैम ए। वेल डन, वेरी गुड, मैम ए। बहुत अच्छे। देखा, लड़कियां जब आंसर करती है ना वो सही ही करती हैं, ये होती है एक्यूरेसी, बिल्कुल। ए ऑप्शन, तो देखो इसका Q/2 क्योंकि सरफेस पे है, ये बाहर है तो 0 हो जाएगा, ये अंदर है तो Q/ε0, ये बाहर तो 0, ये बाहर तो 0, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। वेल डन, बहुत अच्छे। चलो ये वाला करो। ये सॉल्व भी नहीं करना, ये कराया ही है कल ही क्लास में। ये ऑप्शन मैम, हाँ, बी ऑप्शन मैम। डी किसने बोला है ये? मैम बी कह रहा हूँ, बी फॉर बॉल। हाँ, बी भी क्यों बोला है? अमित हमेशा उल्टा ही पढ़ता है, ये अमित और रोहित, ये दोनों पता नहीं करते क्या है, ये हमेशा जवाब उल्टा सीधा ही देंगे, पता नहीं कौन सी दिशा में सोच के लेके आते हैं, मैम कैसे स्मॉल आया आर क्यों होगा वैसे, बड़ा आर होगा ना, रेडियस। भाई? बड़ा आर क्यों होगा, ये रेडियस क्यों होगा होगा? मैम, इनसाइड पूछ रहे हैं ना, इनसाइड तो भाई आर तो कैपिटल रेडियस हो गई। अगर मुझे इतनी सरफेस का निकालना है और जिसका सेंटर से जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो क्या फॉर्मूला होता है? KQR/R3, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हमें किसकी टर्म्स में लिखना है? इसकी में, सरफेस सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो की टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिखते हैं भाई? रो क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, 4/3πr3। देखो कैसे सॉल्व, इतना सोचने का क्या ये होता है। अब तुम खुद सोचो कि भाई मैं इसको कैसे बनाऊं, तो क्या करने का? 4/3π से मल्टीप्लाई करने का, 4/3π से डिवाइड करने का, ठीक है। तो ये क्या बन गया? तो ठीक है, तो मैं देखो मैंने 4/3π लिखा, के लिखा, ये रो लिखा, ये आर लिखा, इतना आंसर आया अभी। अब के को सॉल्व कर लो, 4/3π, के को क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 रो आर, 4π से 4π उड़ गया, कितना आ गया? σr/3ε0। लो, तो खुद से हम लोग खुद से आंसर लेके आ सकते हैं, बस क्या करना है तुम्हें पता है भाई, ये वाला आंसर आता है, ये तो याद होगा ना, KQR/, तो कैपिटल आर क्यू, ये तो हमें याद ही है। अब तुमने देखा कि भाई ऑप्शंस में जो आंसर है वो सिग्मा में है, मतलब सॉरी रो में, तो रो में कैसे बना सकते हैं? रो क्या होता है? Q/पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, अब मतलब इस टर्म को वॉल्यूम कैसे बनाए? 4/3π से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, लो आंसर आ गया। जरूरी नहीं हर किसी को टेढ़े एंगल से ही सोचेंगे, आसानी से भी फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन ए। चलिए ये वाला करिए। मैम ए। मैम ए। नहीं नहीं भाई नहीं, आराम से करो, तुम ऐसी पेपर में कराओगे। मैम वायर डायगनली जा रहा है क्या? हाँ डायगनली है ना। अच्छा मैम, मुझे लगा मैम परपेंडिकुलर है डायरेक्ट। मैम सी ऑप्शन। ए भी होगा लॉन्ग फिर तो, हाँ। मैम सी। A long string with charge per मैम unit सी। length lambda passes through a cube of length L. The maximum flux through the cube. मैक्सिमम बोल रखा है, ठीक है फिर।
हाँ टेंगल ही जाएगा। मैम बी। ना मैम सी ऑप्शन। डी। हाँ सारे तो बोल दिए हैं, बट सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है जिन्होंने सी ऑप्शन बोला है। तो लार्जेस्ट लेंथ निकाल लो भाई। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज इनक्लोज्ड होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा क्यूब से, है ना। और क्यू इनक्लोज्ड कैसे निकालोगे भाई, लैम्डा इंटू एल करके, है ना। जितना पर यूनिट लेंथ है उससे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका मतलब क्या है, लेंथ जो है वो हमें क्या रखनी है, मैक्सिमम। तो कितनी लेंथ होती है क्यूब के पास, बताना जरा, कितनी तरीके की लेंथ हो सकती है क्यूब के पास। एल और रूट एल। लेंथ और डायगोनल का लेंथ √2। एक तो अगर तुम्हारे घर में ऊपर की छत है ये वाली, इसमें इसको ऐसे मिला सकते हो और इसको यहां से ऐसे मिला सकते हो, तो ये वाली लेंथ कितनी होती है भाई, ये वाली। भाई ये ए है, √2 ये ए है, तो ये √2a, √2 √2a एडजेसेंट, मतलब जो एक ही फेस के डायगोनल होंगे, सेम फेस के डायगोनल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, √2l। √2 एक तो ये लेंथ होगी। अपोजिट फेस के डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3l। दो ही तो डायगोनल होते हैं क्यूब में, एक तो सेम फेस का डायगोनल। भाई अपने ऊपर की छतें देखो घरों की, तो एक पॉइंट को उठा लो कॉर्नर के को और उसके अपोजिट वाले कॉर्नर में चले जाओ, तो वो जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, √2l। ठीक है। अब छत और जो तुम्हारे घर का फ्लोर है, अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाऊं तो कितना डायगोनल आता है, √3l। तो अपोज अगर फेस दो अलग अलग फेस के डायगोनल, तो √3l, मतलब मुझे लेंथ जो है वो मैक्सिमम चाहिए। तो √2l बड़ा है √3l, √3l है भाई क्योंकि मैक्सिमम पूछी है। तो क्यू इनक्लोज क्या लिखोगे, क्यू इनक्लोज लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ कितनी लिखूं, √3l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आंसर है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। बस ये करना था भाई, मैक्सिमम फ्लक्स मतलब मैक्सिमम चार्ज मुझे इनक्लोज कराना है। तो लैम्डा तो सेम ही है, तो मतलब लेंथ मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो दो ही लेंथ होती है, √2l या फिर √3l। तो इनमें से जो तुम्हें आंसर सही लगता है वो लिख देते। तो ये रहा, अपोजिट डायगोनल्स को ऐड करा है। चलिए ये बताइए, एट क्यूब, ठीक है। डी ऑप्शन। वेरी मैम वेरी डी ऑप्शन। वेरी गुड, वेल डन। ऑप्शन नंबर डी। एक चार्ज जो होता है 1/8 से शेयर होगा क्यूब से, ठीक है। तो 1/8 एप्सिलॉन, वेरी गुड। और ये Q/8 है, तो ये Q/एप्सिलॉन आ जाएगा। चलिए ये वाला ओके करिए। मैम। ये देखो जिसको नहीं समझ में आया, जब भी चार्ज देखो इसको ना तुम उससे भी कर सकते हो, वो होते हैं ना केमिस्ट्री में BCC और FCC वाला। तो मतलब अगर कॉर्नर पे रखते हैं तो एक एटम कितने से शेयर होता है, 8 से। तो ऐसी चार्ज को अगर कॉर्नर पे रखोगे तो वो चार्ज कितनी क्यूब से शेयर होता है, 8 क्यूब के साथ। तो इसलिए 1 क्यूब की वजह से कितना आता है, Q/8 एप्सिलॉन। ठीक है। तो ये ऐसे है, और ये 8 क्यू है तो क्यू की जगह 8 क्यू लिखोगे, और अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए ये वाला करिए। अभी डाइपोल है, तो सी डाइपोल ऑप्शन। का थोड़ा सा याद कर लेते हैं। एक तो एक्सियल पे डाइपोल होता था, क्या पूछा क्या है वैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो डाइपोल की वजह से एक चीज याद मैम रखो, सी और डी डाइपोल। ऑप्शन तो सेम है। हाँ यस मैम, दो ऑप्शन सेम है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ना सी थोड़ा एंड सा डी। डाइपोल का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। देखो डाइपोल की वजह से एक चीज निकलती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा निकलता है पोटेंशियल, है ना।
और एक चीज निकलती है एक्सियल पॉइंट पे और एक निकलती है इक्वेटोरियल। हाँ, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, ये दो चीज होती है। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई, याद करो, 2kp बाय K2p अपॉन r क्यूब। आर इज क्यूब, ठीक है। इक्वेटोरियल पे क्या हो जाता है, ये kp बाय r। आर क्यूब। ओके, लेट मुझे r बताओ कि r क्या है। देखो यहीं पे कंफ्यूजन होती है। व्हाट इज r? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। हाँ, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम डायपोल। अगर इक्वेटोरियल पे लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस r हो जाएगा, और एक्सियल पे लेंगे तो सेंटर से लेके जहां पर आपको फाइंड करना है, मान लो P पॉइंट पर, तो ये पॉइंट r हो जाएगा। वेरी गुड रोहित, वेल डन, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अच्छा, हाँ, तो ये एक्सियल पॉइंट और ये इक्वेटोरियल पॉइंट, बहुत अच्छी बात। अब एक बात बताओ पोटेंशियल की। पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे? फॉर्मूला याद करो भाई पोटेंशियल। इक्वल जीरो। हाँ, इक्वेटोरियल पे तो 0 हो जाएगा पोटेंशियल, और एक्सियल लाइन पे Kp अपॉन r स्क्वायर। kp बाय r स्क्वायर। चलो फॉर्मूले रिवाइज, ये डाइपोल का होता है। ठीक है, फिर जनरल पॉइंट पे भी आता है। जनरल पॉइंट के लिए बताओ, जनरल पॉइंट के लिए, जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना होता है? मैम kp by r क्यूब अंडर रूट 3 cos square theta minus 1। kp बाय अंडर रूट 3 cos स्क्वायर, हाँ, थीटा प्लस 1। बाहर क्या आता है, बाहर क्या आता है भाई? अपॉन में आर क्यूब। r क्यूब। ठीक है, जनरल पॉइंट पे। अब जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। वेरी गुड, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये जनरल पॉइंट के फॉर्मूले हैं। थीटा कहाँ से लेते हैं बच्चों? सेंटर से उस पॉइंट तक। नहीं, सेंटर से उस पॉइंट तक नहीं, ऐसे नहीं होता। थीटा कैसे लेते हैं? थीटा क्या है, मान लो मेरे पास ये डाइपोल है, अच्छा एक बार डायरेक्ट डाइपोल की डायरेक्शन बताओ। मैम नेगेटिव से पॉजिटिव। वेरी गुड, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे बना, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है, मैंने ये फील्ड पॉइंट पी लिया है, जो कि ना तो एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे है। तो अब मैं एंगल बनाएंगे इस पी पॉइंट पे, तो ये तो पी हो गया, तो ये वाला एंगल बनाते हैं। ये देखो, ये एंगल थीटा होता है ना, दिस एंगल इज थीटा। और इसी को क्या बना देते हैं कि भाई ये अगर डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से क्यू तक डाइपोल मोमेंट पी है, तो ये कितना हो जाता है, पी कॉस थीटा। और इसी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना देते हैं एक पी साइन थीटा। तो अब बताओ, देखो थीटा अब किसका एंगल है, डाइपोल से लिया गया एंगल है उस रेफरेंस पॉइंट पर जहां पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और याद रखो थीटा कैसे लिया गया है, थीटा माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन। थीटा की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू ली गई है, ये याद रखना। ठीक है, अपोजिट में भी कर देते हैं कई बार, तो थीटा याद रखना। अगर उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी तो 360 में से माइनस करना। एंगल्स इसीलिए थीटा को बताया है कि थीटा क्या है। तो थीटा एंगल है जो वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में लेना है। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में लेना है, तो यानी यहाँ पर कैसी डायरेक्शन है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू लेंगे। ठीक है, थीटा शुड बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, बस ये लाइन याद रख लो। चलो अब इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। सी और डी। वेरी गुड, सी और डी ऑप्शन, वेल डन। तो फॉर्मूला तुमने लिख दिया है 1/r³ के प्रोपोर्शनल। अच्छा एक बात और बताओ, अगर दो डाइपोल हैं, ठीक है, अगर दो, एक सेकंड में क्वेश्चन ही भूल गई, दो डाइपोल आपस में कैसे रिलेट करते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे? दो डाइपोल्स मैम 2 टाइम्स होता है ना एक्सियल इक्वेटोरियल के। हाँ, 2 रेशियो 1। एक्सियल इक्वेटोरियल के 2 टाइम्स होता है। नहीं, मुझे अब ये बताओ कि जो डाइपोल हैं, अगर मान लो मैंने 2 डाइपोल ले लिए, ठीक है, अब उन दोनों डाइपोल्स को मैंने एक्सियल ही रख दिया, अब वो आपस में आर की किस पावर में रिलेट करेंगे? अभी एक्सियल ही रखा है। मैम रिलेट मतलब कैसे? किस, जैसे यहाँ पे ये 1/, जैसे अब यहाँ पे पोटेंशियल जो है एक्सियली 1/r² है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ है, तो ऐसी दो डाइपोल्स की वजह से
आपस में लगने वाला, एक सेकंड, जो रिलेशन होता है वो आर के किस पावर पे डिपेंड करता है? मैम क्यूब पे। यस मैम। 1/r3। नहीं, मिल गया। मैम क्वाड्रपल पूछ रहे हैं आप? सुनो, सवाल क्या है, दो डाइपोल है, ठीक है, दोनों डाइपोल का मूवमेंट है P1 एंड P2, एक दोनों को एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ठीक है, और दोनों आर डिस्टेंस सेपरेटेड है। मैं ये रफ कर दूं जो ये लिखा हुआ है, मैं समझा देती हूँ क्या पूछ रहे हैं। देखो क्या पूछ रहे हैं हम लोग, डाइपोल की बात ही कर लेते हैं। ये मान लो मेरा एक डाइपोल है P1 और यहाँ पर एक और डाइपोल रहा है P2, ठीक है, इन दोनों डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर गिवन है। अब मुझे बताओ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज डाइपोल, ये किस पावर पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये है ये क्वेश्चन। मैम r²। मैंने ये तुम्हें क्लास में भी कराया, तुम कुछ, तुमने पुराने नोट्स भी नहीं उठा के पढ़े। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू डाइपोल्स, बस मुझे आर की पावर पे बता दो कैसे रिलेट करेंगे। ये डिपेंड करता है 1/r की पावर 4 पे, ठीक है, तो हमेशा याद रखना दो डाइपोल्स में होने वाली इंटरेक्शन आर की पावर 4 पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब दो चार्जेस की वजह से जो डाइपोल बनता है उसमें एक्सियल, उनमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पे r³ और पोटेंशियल पे r², और दो पोटेंशियल्स में r की पावर 4। क्लियर? मैम एक बार फिर बताना क्या कहा आपने? मैंने क्या बोला है, दो डाइपोल है ना, ये P1 P2 डाइपोल दिख रहे हैं दोनों, ये एक डाइपोल, ये दो। यस मैम। अब भाई दो डाइपोल है तो सिंपल सी बात है, आपस में एक दूसरे पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो होगा ही, दोनों एक दूसरे को, अगर मान लो ये -Q1 चार्ज है, ये +Q1, ये -Q2 चार्ज है, ये +Q2, आपस में भाई अब ये चार्ज भी तो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो इनके फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? तो कैसे डिपेंड करता है 1/r4 पे, कैसे 1/r4, और ऐसे ही मैं इनको और कैसे रख सकते हैं? इक्वेटोरियल। हाँ, तो दो होते हैं इक्वेटोरियल पे भी रख सकते हैं, तो उसका भी मुझे एक बार तुम लोग खुद देख के बताना कि उसका क्या होता है, वो तुम्हारा होमवर्क है। तो ये एक्सियली का मैंने बता दिया है, 1/r4 पे डिपेंड करेगा, लिख लो इसको, ये बन सकती, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके मैम। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन करो। डाइपोल मूवमेंट को, अगर एक बात बताओ, अगर डाइपोल मूवमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो इसमें दो चीज निकालते हैं, एक तो अब हम निकालते हैं क्या, टॉर्क, दूसरा वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है भाई, PE sin थीटा। sin थीटा, या बोले तो P क्रॉस E, है ना। ओके, अब वर्क डन देखो, है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन को क्या लिखते हैं भाई, वर्क डन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, टॉर्क को हम लोग क्या कर दें, इसको U आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -PE cos थीटा, सॉरी। और क्या लिख सकते हैं, वर्क डन क्या होगा, अगर मैंने इस मान लो इनिशियली ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा देती हूँ, ठीक है, फाइनली अगर θ1 था, इनिशियली θ1 है, इसको θ2 कर दिया, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। अब देखो, अब इसमें ना, जैसे सुबह तुम कंफ्यूज हो रहे थे कि सर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है, आपने तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्यों निकाल दिया। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब तुमने वर्क किया है Q1 से Q1 को Q2 ले जाने के लिए, अब तुम वो वर्क कैसे निकालोगे मुझे बताओ, उस मैकेनिकल वर्क को हम कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, तुम्हें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा भाई, इसको रोटेट कराने के लिए, है ना। कोई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, अगर तुम उसको रोटेट कराओगे तो तुम खुद काम करोगे। अब उस काम को कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा उसको तुम अपने बराबर निकाल लोगे, तो वो वही फोर्स आ जाएगी। तो कैसे निकालोगे, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले तो कितना, θ1 से θ2 ले जाने में कितना काम लगा, तो माइनस, कैसे लिखोगे इसको, U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल यानी -PE cos θ2 माइनस ये कितना हो जाएगा, PE cos
थीटा थीटा वन। 1, यही क्या है मेरा वर्क डन। चलो अब यही सवाल पूछा है, नॉर्मली रखा हुआ है, तो वर्क डन बताओ। ए ऑप्शन। मैम रुक जाओ, सवाल पढ़ने दो। प्लेस नॉर्मली और वर्क डन। अच्छा, तुमने 180 डिग्री तुमने घुमाना है और वो इनिशियली नॉर्मली रखा हुआ है। अब भी तुमने गलत किया ना, फिर देखना, गलत नहीं आना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होते हुए गलत करोगे फिर कैसे चलेगा। फॉर्मूला तुम्हारे स्क्रीन पे छपा हुआ है। मैम ए ए ऑप्शन। ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए सोच लो, ऑप्शन अभी बी। सोच लो। नहीं, सारे बोल दो। मैम 0। देखो 180 तो बी आ रहा है ना। अपने अपने सॉल्यूशन अपने अपने पास रख लो, ठीक है, मैच कर लो। मैम डी ऑप्शन। ठीक है, डी जिसका आ रहा है वो 1 करोड़ जीत चुके हैं, ठीक है, और जिनका डी नहीं आ रहा है वो पढ़ो बैठ के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इनिशियली जो है क्या कह रहा है भाई, वो नॉर्मली रखा हुआ है। थीटा 2 और थीटा 1 क्या है, जो एंगल डाइपोल कहाँ से बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से। 180। हाँ हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बनाएगा वही थीटा है। यस और मैम। थीटा 1 क्या है, इनिशियली कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड से, और थीटा 2 क्या है, फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना है, ये था। अब एक बार बताओ, इनिशियली तुम्हारा डाइपोल रखा हुआ है 90 डिग्री पे, ठीक है, ये तुम्हारा डाइपोल है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री। तो थीटा 1 तुम्हारे पास आया 90 डिग्री। ओके, अब बात आई कि फाइनली तुमने उसको, सुनो क्या कह रहा है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। देन द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। मतलब अब तुमने उसको 180 डिग्री घुमाया है, ठीक है, ये नहीं कह रहा कि फाइनल एंगल 180 है, उसने बोला है तुम 180 घुमाओगे। तो अच्छा, 180 घुमाओगे तो मतलब पहले तो 90 डिग्री घुमाओ, तो 90 डिग्री घुमाओगे तो ये कैसे आ जाएगा, ये इस तरीके से अलाइन हो जाएगा ना 90 डिग्री में डाइपोल। तो यहाँ पे तुमने इसको 90 डिग्री घुमा दिया, भाई 90 डिग्री ऐसे ही तो घुमाओगे, तो यस डाइपोल मैम। अभी 90 डिग्री में इतना घूम चुका है। अब इसको 90 डिग्री और घुमाना है, तो 90 डिग्री और घुमाओगे तो कैसे आ जाएगा, ऐसे। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे आ गया ना डाइपोल। अब यस मैम। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल, ये 90 बना रहा था, अब एकदम जब एंटी हो गया तो 180 डिग्री बनाया। अब तुमने 90 डिग्री और घुमा दिया, तो अब फाइनली कितना एंगल बना रहा है, 270। 70। भाई 90 और घुमाते ही फिर 0 डिग्री पे चला गया ना, तो इसका मतलब अभी ये 270 डिग्री पे है। तो यहाँ पे देखो माइनस पीई कॉस 270 प्लस पीई कॉस 90। तो मतलब ये पूछा है कि तुमने डिफ्लेक्ट कितना एंगल किया है, तो मतलब फाइनल एंगल जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से वो 270 डिग्री बनेगा। तो कॉस 290 तो 0 होता है, 270 कितना होगा, -1। 0 90 दोनों 0। नहीं तो 0 हो जाएगा ना, 270 तो 90 के अपोजिट है, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो मतलब कोई भी वर्क डन नहीं किया तुमने, 0 बनेगा। तो वर्क डन जो है वो 0 है। तो ये इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं, कि उसमें जब देते हैं ना डिफ्लेक्टिंग इट बाय एंगल 180 डिग्री, तो वो उसको हमेशा थीटा 2 समझ लेते हैं। तो थीटा 2 हमेशा वो एंगल होगा जब आप उसको घुमाने के बाद फाइनली जो एंगल बनेगा। इनिशियली जरूरी थोड़ी हर चीज 0 डिग्री पे हो, ठीक है, अगर ये 0 डिग्री यस पे मैम। होता तो थीटा 2 तुम 180 ले लेते, बट अब ये इनिशियली 90 पे रख दिया। तो अब 90 को जब 180 और घुमाओगे तो वो फाइनली कितना एंगल बनाएगा, तो 270। चलो ये करो। तो डाइपोल में क्या क्या 0 हो जाता है, ए ऑप्शन। अच्छा मैम सी ऑप्शन। एक चीज की, हाँ, एक चीज की बात सुनो, बी। सुनो
पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखो, जो मैंने तुम्हें ये सवाल कराया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है भाई, नॉन यूनिफॉर्म। हर एक्स के हिसाब से वेरी करेगी ना, डिस्टेंस के हिसाब से, यस कोऑर्डिनेट पोजीशन डिपेंडेंट है, ठीक है। अब उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी चेंज हो रही है। तो अब देखो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। याद रहे, फोर्स जब हमने ये कंडीशन पढ़ते हैं, यहाँ पर फोर्स जीरो हो जाती है इस वाले केस में, जब जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म होती है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल रखते हो तो आपके पास टॉर्क आता है, फोर्स जीरो हो जाती है, राइट। मैम नेट फोर्स 0 चाहिए ना। हाँ, नेट फोर्स जीरो हो जाती है ना, नेट फोर्स जीरो हो जाती है जब यूनिफॉर्म में हम लोग डाइपोल रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डाइपोल जो रखा हुआ है वो नॉन यूनिफॉर्म में है, क्योंकि पॉइंट चार्ज से इसने बताया है इनडायरेक्टली फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में याद रखना, कभी भी तुम्हारा फोर्स जो है जीरो नहीं होगा, ठीक है। वो यूनिफॉर्म फील्ड में तुम्हारा फोर्स जीरो होता है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मे बी बी ऑप्शन। जीरो, मे बी जीरो, तो मे बी जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, और द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो। सी ऑप्शन। मस्ट होगा कि मे होगा? मेयो मैम मे होगा, मस्ट मे हो सकता है। मे बी जीरो। तो फोर्स तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम मैम लोग मे मस्ट में भी फर्क होता है क्या? हाँ, मे मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, मस्ट नहीं भी मतलब हो 100% होगा ही, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो उसको अपोज मैम कर फिर सके। तो डी देखो, मान लेते हैं। हाँ, F इक्वल्स टू क्यू ई होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भाई डेल बाय डेल एक्स आई कैप में वेरी कर रही है, प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप में वेरी कर रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो फोर्स भी तो, अगर मैं इक्वेशन लिखूं वाई एंड दिस इज जेड और दिस इज के कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो ऐसे ही एफ एक्स कैसे आएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ के कैप, ठीक है, ये इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर फोर्स तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब बचा टॉर्क, तो टॉर्क क्या हो सकता है, मे बी जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बढ़िया। चलिए ये वाला करो जल्दी जल्दी, पढ़ाना तो तुम्हें पोटेंशियल भी था, वो रह गया, डाइपोलर पोटेंशियल कराने थे ना, ये कर दो फिर पोटेंशियल पे चलते हैं। तो इसमें देखो सीधा फॉर्मूला लगाना है, HCl, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक डाइपोल। भाई HCl, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बना दिया भाई, इन्होंने एक डाइपोल बना दिया, जिनके आपस का बीच का दूरी इतना आर्मस्ट्रॉन्ग है। पूछ रहा है कि पोटेंशियल क्या होगा इस डाइपोल की वजह से एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 आर्मस्ट्रॉन्ग ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल कितना होता है एक्सियल पॉइंट पे, अभी तुमने बताया KP बाय आर स्क्वायर, ठीक है। E कितना लिखते हैं, Q इंटू एल, तो चार्ज, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, एक एक चार्ज है, एक एक आयन है, और ये तुम्हारे पास लेंथ भी है अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब कितना है 12, यहाँ पर ये 12 लिख देना, यहाँ से तुम्हारा ऑप्शन डायरेक्ट तुम सॉल्व कर सकते हो। केमिस्ट्री का सवाल हो गया, ये बताओ, इसमें समय लो, इसमें बताओ, टफ नहीं है। बी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। मैम बी ऑप्शन। बी। मैम पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है,
स्केलर। मैम स्केलर बी ऑप्शन। एंटी क्या बोला? एंटी स्केलर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, एंगल्स क्या होंगे? तो तुमने किसी जनरल पॉइंट पे केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर बताया था मुझे, तो वहां से मैक्सिमम और मिनिमम देख लो। केपी कॉस थीटा भाई मैम आपने बताया था। इक्विटोरियल पे तो डायरेक्ट 0 आता है ना 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल, 90 डिग्री 0 हो गया, केपी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। मैक्सिमम तो तुम कॉस थीटा भाई बोल दोगे मैम 0 डिग्री होना चाहिए, तो मैक्सिमम आ गया हमारा केपी बाय आर क्यूब, है ना। वी मिनिमम, यस मैम। तो कॉस की मिनिमम वैल्यू भी कितनी रख सकते हैं हम? -1 तो रख सकते हैं। ये ये इसमें कितना 180 होगा? डिग्री। केपी बाय आर क्यूब पोटेंशियल, ये हो सकता है मिनिमम। तो कॉस थीटा हमारा जो मिनिमम होने के लिए वो 90 नहीं, हमारा 180 डिग्री तक जा सकता है। ठीक है, तो कॉस शुड बी 180 डिग्री। तो देख लो, इन्हीं फॉर्मूले से ही ऐसे छोटे फुटके फुटके सवाल आते हैं और उन्हीं को ही हम लोग गलत कराते हैं। तो वो थीटा वाला जो यस मैम। जनरल एंगल का फॉर्मूला है वो याद रखो। ये पता है क्यों होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं हो पाता कई बार क्वेश्चन में, फटाफट फटाफट जल्दी के चक्कर में वो भाई साहब कर देते हैं क्वेश्चनों को खराब। चलिए ये बताइए। अच्छा दे तो दो, 1 सेकंड में बता दोगे। सी ऑप्शन। वेरी गुड। मैम डी ऑप्शन। नहीं नहीं, बी नहीं है भाई, सी है। यस मैम, सी। एक्सियली से 90 डिग्री पे रख दोगे तो कितने डिग्री इक्वेटोरियल पे हो गया, वो आधा हो जाएगा, c/2। अब पोटेंशियल के क्वेश्चन पे चलते हैं, पोटेंशियल सॉल्व करेंगे। मैम जो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैम क्यों वो नहीं है? उसमें भी कुछ ना मतलब ऐसे कैपेसिटेंस, कॉन्सेप्ट्स है ना जो थोड़े वीक हैं। हाँ बिल्कुल है भाई, पोटेंशियल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल तो आना ही चाहिए। और कैपेसिटर में तुम्हें एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी स्टोर्ड वाला कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए, एनर्जी वर्क हीट। एनर्जी स्टोर के आई थिंक 2-3 फॉर्मूले है ना। हाँ एनर्जी स्टोर्ड के 2-3 फॉर्मूले हैं कि और वर्क डन वाला भी आना चाहिए, प्लेट को अगर इतने डिस्टेंस मूव मैम एक करते वो हैं। बता देना आप, उसमें ना उसमें दिक्कत होती है, वो एक डाइलेक्ट्रिक वो कैपेसिटर के बीच में फिलिंग कर देते हैं हम्म। मैम, वो वाला उसमें मैम कुछ समझ में नहीं आता। तो भाई वो तो, अच्छा वो अब मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ाऊं बैठ के, तुम्हें क्वेश्चन कराऊं, मैं क्या नहीं कराऊं? कल भी चलेगा मैम, कल कर लूंगा। हाँ वो तो कैपेसिटर जब कराऊंगी ना, वो कैपेसिटर में मैं तुम्हें थ्योरी भी पढ़ा दूंगी और इम्पोर्टेंट तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं वो भी करा दूंगी, ठीक है, जब मैं कैपेसिटर कराऊंगी। ठीक अभी मैम, हम ठीक। लोग ये कर रहे हैं, तो अभी तो हम पोटेंशियल पढ़ लेते हैं। अच्छा पोटेंशियल और कैपेसिटर का अलग अलग है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, कैविटी वाले भी हैं। हाँ ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन करो। क्या सवाल है कि हमने क्या किया है, एक स्फेयर लिया है, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क नहीं यहीं पे करना है। ये है एक स्फेयर है जिसका रेडियस आर है। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ना, यहाँ पे एक मैम ये स्फीयर दिख नहीं रहा मुझे। ये स्फेयर ही है, ये स्फेयर कट किया, ये अच्छा स्फेयर अच्छा है मैम, आप इसमें। मतलब एक्सप्लेन कर रहे हो। नहीं नहीं बनाया है, ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है ठीक है। ड्रॉ किया है, ये स्फेयर आ है। गया। हाँ ये स्फेयर है और यहाँ पर मैंने एक ये कट किया है अलोंग द डायामीटर, ठीक है। यहाँ पर कोई चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। इस स्फेयर का जो रेडियस है, उस इस स्फेयर का रेडियस आर है, और ये सेंटर से जो चार्ज रखा हुआ है आर दूरी पे रखा है, ठीक है। और
इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा रो है, ओके। और ये माइनस क्यू चार्ज है विच इज प्लेस्ड एट द a charge particle of mass m and charge minus q is placed at the center of the sphere. Find the time period of the motion of particle. ये तो दो चार्ज हो गए, एक सेकंड। हम दोनों हेमिस्फीयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? दोनों हेमिस्फेयर कट नहीं, हेमिस्फेयर तो एक ही है। हम पूरे स्फीयर को दो हिस्सों में कट कर दिया, हम दो बन गए ना हेमिस्फीयर। हाँ, अभी दो कट, अभी ये हेमिस्फेयर हो गए, पहले एक स्फीयर था। अब तो इनकी हम कितना रेडियल डिस्टेंस है दोनों के बीच में? नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये चार्ज क्यू रखा हुआ है r डिस्टेंस की दूरी पे। पूछा है कि टाइम पीरियड बताओ इस चार्ज पार्टिकल का, टाइम पीरियड बताना है। और ये जो स्फीयर है, मैं इतना जो स्फीयर गिवन है, सुनो, ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, इतना दिया हुआ है, यानी कंडक्टिंग नहीं है, डाइलेक्ट्रिक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, वो वाला है ये, ठीक है। चलिए सेंटर, अब ये क्वेश्चन है, इसका टाइम पीरियड बताओ। मैं एक बार क्वेश्चन समझा सकते हो आप एक बार? क्वेश्चन ये है कि ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के डायामीटर पर हमने एक कट किया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से मतलब जो भी तुम्हारा मटेरियल था वो सब निकाल दिया है। जैसे अर्थ के सेंटर से बोलते हैं ना कि एक कॉर्ड कट कर दी है एक डायमीटर के अलोंग, तब हम निकालते थे टाइम पीरियड। तो यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, इसके डायमीटर के अलोंग मैंने पूरा कट कर दिया है। अब जो मैंने चार्ज रखा है क्यू, वो सेंटर से r दूरी पे रखा है। अब ये क्या करेगा भाई, ऑसिलेट करेगा, उसी ऑसिलेशन का मुझे टाइम पीरियड चाहिए, उसका मेरे को टाइम पीरियड बताओ। बहुत आसान है, जब भी तुम्हें टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन आए ना, तुम्हें बस एक चीज करनी है, ओमेगा निकालना है। और ओमेगा कैसे निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये वाला क्वेश्चन करो, एक ये करो। मैम और स्फीयर चार्ज्ड है? हाँ, चार्ज क्यू है ना। नो मैम, स्फीयर चार्ज्ड है मतलब स्फीयर का sphere बोला है कि डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें गिवन है, बस इतना गिवन है क्वेश्चन में। मैम ये आर के आगे रो क्या है? ये इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की। ये वाला क्वेश्चन करो मैम इसका आंसर अगली क्लास में हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे। एक मैं तुम्हें कैविटी वाला क्वेश्चन भी दे देती हूँ, इक्वेशन ही लिख देती हूँ। क्या क्वेश्चन नंबर, तुम्हें सॉल्व करके क्लास के बाद मुझे तुरंत भेजने हैं। मैम अभी आंसर बता सकते हो ऊपर वाले का, स्पेयर वाले का? कुछ आया तुम लोगों का? मैम एक आया तो है। एक सेकेंड बताती हूँ। अगर मैं वो आंसर बता दूंगी ना, फिर तो पता नहीं तुम कुछ ना कुछ करके वो ले ही आओगे। मैम मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट आप हाँ ना बता दीजिएगा। चलो रुक जा, बता। मैम 2 पाई अंडर रूट में 3 एप्सिलॉन नॉट अपन क्यू रो। वेरी गुड, वेल डन, जीत गए आप तो। गलत है मैम? नहीं नहीं, सही आया एकदम। शिवम का गलत हो सकता है क्या आंसर? मैम शिवम ही है ना? मैंने नहीं दिया। फिर किसने किया है भाई, किसने किसने कर दिया? मैं शिवम को वाह देती, जल्दी बताओ। सोहेल ने क्या है? मैम सोहेल है। किसने? सोहेल है ना? यस मैम। हाँ
सोहेल का भी, हाँ सोहेल भी इंटेलिजेंट बच्चा है। देख लो, मुझे पता है किससे आंसर एक्सपेक्टेड है, मैंने 2 ही नाम लिए थे। ठीक है, सेकंड भी करो। शिवम कहाँ चला गया, कर ले चुपचाप बैठ के। मैम कर रहा हूँ। हाँ सोहेल, तुम ड्रॉपर हो क्या? हम्म, टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन में सेम हमेशा एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट लगता है। यस मैम, प्रॉपर हूँ मैं। हाँ तो बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। कैविटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैविटी क्रिएट कर देते हैं भाई आर नॉट बाई 2 की। और तो पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट कहाँ है, दिस इज योर बी पॉइंट। तो एक ये सवाल करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, कैविटी वाला है ना, इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम दोबारा से जो कैविटी वाले क्वेश्चन है उनके लिए इनहेंस्ड हो जाएंगे। नहीं होंगे तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके मैम। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ हमने कॉन्सेप्ट तो सभी पढ़ ही लिए, फील्ड था और डाइपोल, 2 चीज पढ़नी थी। तो अगली क्लास में पोटेंशियल पढ़ेंगे, और ये 2 क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लेना और असाइनमेंट भी, ठीक है भाई। मैम हाँ मैम जो ये ऊपर जो स्फेयर बनाया ना आपने, हाँ हाँ स्फीयर है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, वो एक्चुअली मेरी क्लास लीव हो गई थी गलती से। हाँ ये क्वेश्चन ये है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर लिया गया है, ठीक है। इस स्फीयर के डायमीटर के अलोंग मैं एक कॉर्ड कट कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसको क्या किया है मैंने, इसके सेंटर से आर दूरी पर, इस सेंटर से आर दूरी पर एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, -q चार्ज है ये। तो आप पूछ रहे हैं कि भाई ये जो चार्ज है ये ऑसिलेट करेगा, उस ऑसिलेशन का मेरे को टाइम पीरियड चाहिए। तो ओके देखो मैम। सबसे पहले, अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हिंट भी देती हूँ। अगर तुम्हें टाइम पीरियड चाहिए तो मतलब ओमेगा चाहिए। ओमेगा, अब देखो यहाँ पर फोर्सेस होंगी, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स होगी। अब एक्सीलरेशन से, एक्सीलरेशन कहाँ से निकालोगे, फोर्सेस को देखोगे, वहां फोर्स से एक्सीलरेशन आएगी, एक्सीलरेशन से ओमेगा, और ओमेगा से टाइम पीरियड। बस ये 3 स्टेप होते हैं हर कहीं। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो F इक्वल्स टू क्यू ई, F इक्वल्स टू क्यू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता ही है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर आर दूरी पे, आर दूरी पे किसी भी पॉइंट पे फोर्स निकालना आता है ना डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड, यस वहां मैम। से फोर्स आ जाएगा। ठीक है, और मैं अभी 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे उस पर सेंड करूंगी। तुम्हारा जो डाउट ग्रुप है फिजिक्स का, अच्छे अच्छे 2-4 क्वेश्चन, बस वो भी वो कर लेना, तुम्हारा फील्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो मैम हाँ हाँ रोहित। वो सिग्निफिकेंट वाला भेज दिया था मैंने। अच्छा, तो देखो यहाँ पे फोर्स जो है, मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर कर दो। या ये वो कहाँ गया जतिन, कर रहे हो ना क्वेश्चन? रोहित ने भेजा है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सैंपल। देखो अगर हम मीन निकालते हैं तो मीन में एडिशन होता है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो ये जितने भी तुम्हें टाइम पीरियड दिए हुए हैं, इनका मीन निकालोगे, अपॉन में डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 4। 4। तो इसका आंसर कितना आता है 4 को डिवाइड करके?
4.6। 4.6। हाँ तो फिर 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर 4.6 आ गया। और इसमें ये देखो हमारे पास लीस्ट कितनी है, सिग्निफिकेंट फिगर किसी पॉइंट के बाद 1 है ना, तो आंसर भी कितने में होना चाहिए, पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर में। तो मीन कितना आता है बताओगी कोई? 4.6 आया है ना मीन। यस मैम। तो इसको 4.6 पे छोड़ देंगे, सही तो है। 4.6 आंसर है इसका, सी ऑप्शन। मैम 4.6 तो मीन आया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या बोलते हैं इसको समझ नहीं आया था कुछ। तो ये लिखा है सिग्निफिकेंट ना फिगर ही तो 4.6 है। हाँ मैम, एडिशन और डिवीजन के रूल के वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल में ये तो हाँ, होता है कि जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो टोटल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन उनके में क्या बाद देखते हैं? एडिशन में होता है। हाँ पॉइंट के बाद जितने हाँ, सिग्निफिकेंट पॉइंट के लीस्ट होते बाद हैं वो जितने एडिशन में मिनिमम, होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जितने लीस्ट नंबर होते हैं ना, मुझे पॉइंट के बाद उतने ही रखने होते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट के बाद लीस्ट एक ही है तो मैं पॉइंट के बाद एक ही रखूंगी ना, 4.6 ही तो आएगा आंसर। मैम 4 से डिवाइड कर रहा है, 4 के पास एक सिग्निफिकेंट है तो आंसर में एक नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, वो पॉइंट के बाद की बात होती है कि पॉइंट के बाद अगर मान लो तुम्हारा आंसर आता 4.62, ठीक है, तुम्हारा आंसर आता 4.62 आता, तब हम इसमें ना, तब हम क्या करते, पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखते। पॉइंट के बाद रूल होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन जब करते हैं तो पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, तो जितनी लीस्ट होती है ना उतनी रखते हैं। तो ऑप्शन तुम्हारे पास जितने ऑप्शन है उसमें देखो 4.6 है, यानी पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि लीस्ट है, तो वही तुम्हें अपने आंसर में रखनी है। अगर 4.62 आता तुम्हारा मीन, तब भी इसको रिड्यूस करते पॉइंट के बाद एक तक ही। मैम पॉइंट के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल जिसके पास मल्टीप्लीकेशन फिगर में देखते हैं कि टोटल लीस्ट कितना है। मान लो टोटल लीस्ट कैसे देखते हैं कि जैसे यहाँ पर टोटल लीस्ट, अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करनी होती सारी टर्म, ठीक है, तो अब मैं देखूंगी कि मेरे पास लीस्ट कितनी है, 2 है सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं अपना आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आऊंगी टोटल में। मैंने तुम्हें ये इसके रूल्स लिखवाए तो थे। मैम फिर डिवीजन में क्यों नहीं लगा ये रूल? तो डिवीजन में कैसे लगाओगे? डिवीजन में मैम रूल में लिखा है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये वाला रूल लगाते हैं। वो तो 4 के आंसर के पास बाद जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तब लगाते हैं ना। तुम क्या चाहते हो कि कैसे करें? मैम जैसे हमने 18.4 आया था सम करने के बाद, उस सम को 4 से डिवाइड करा, 4.6 आंसर आ रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जिस करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और रूल में लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने रखने हैं आंसर में जितने की लीस्ट वाले के पास हो। तो लीस्ट हमारे पास 18.4 में 3 है और 4 में 1 है, तो आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आएगा। क्यों आएगा? तुम्हारा आंसर लास्ट 4.6 आ गया, अब तुम चाह रहे हो कि 5 आंसर होना चाहिए। यस मैम। 5 कैसे हो सकता है भाई? मैम 18.4 को 4 से डिवाइड करा, तो 4 के जिस 4 से डिवाइड करा उस 4 के पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है। नहीं, वो 4 क्यों काउंट कर रहे हो? वो 4 तो मीन के लिए यूज हुआ है ना। तुम्हारा आंसर कब शुरू होगा, पहले तुमने मीन निकाला, ठीक है, अब मीन निकालने के, मीन का जो आंसर आया उसको देखो, अब मीन वाले का आंसर देखेंगे ना, मीन के बाद आंसर देखा जाएगा। एक सेकंड में तुम्हें रूल्स भी रिमाइंड कराती हूँ, मुझे रूल्स भी नहीं दिख रहे हैं। मैम मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था। नहीं, वो तुम्हारे वाले रूल्स नहीं समझ में आते मुझे, जो मैंने करवाए थे वो वाले कहाँ हैं? मैम आप ही के नोट से भेजा था। अच्छा, एक सेकंड, कहाँ है मेरे वाले नोट्स का? नहीं, जो मेरे हैंड रिटन है वो वाले कहाँ हैं, जो मैंने तुम्हें अपने वाले हाथ से लिखवाए थे ना क्लास में? वो रजिस्टर में रह रहे हैं।
कोई बात नहीं, अगर रह गए तो इसमें इतना वो क्या है, तुम्हें मीन निकालना है भाई। तुमने मीन निकाला, उसके लिए तो 4 से डिवाइड करोगे। अब उस 4 को मत देखो कि उस 4 के पास तो एक ही है। तुम्हारी बात अब मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या कह रहे हो। देखो तुम सारे जने ना अफलातून हो। रुक जाओ, पेन कहाँ चला गया मेरा तो। तुम सबको इसी चीज में कंफ्यूजन हो रही है। देखो जो मीन है, जो डिवाइड वाला 4 है ना, उसको मत देखो। वो तो हमें करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे मीन निकालना है। अपनी मर्जी से थोड़ी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है। फाइनली तुम्हारा मीन की कोई वैल्यू आ गई। अब हमें कंफ्यूजन है कि उसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या रखना है। अब उसमें तुम डिवाइड वाला रूल मत लगाओ, एडिशन वाला लगाओ, क्योंकि फाइनली तुमने मीन निकाला है। तो ऐड करने के लिए जो रूल लगता है वो लगता है कि पॉइंट के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। तो जो तुम्हारे ऑप्शन में 4 जो दिए हुए हैं जिनका मीन निकाला है, उन्हें ही तो देखोगे। 4 वाला क्यों देख रहे हो, डिवाइड वाला? वो तो एक ही है, तो तुमने 5 कर दिया। मैम मतलब मीन निकालते वक्त नहीं देखना उसमें। मीन मतलब तुम एडिशन देखो ना, बस हमें ऐड करना है, तब वो रूल ध्यान में रखना है। एडिशन किया है ना, तो मीन का मतलब है एडिशन। अगर वो 4 टर्म्स मल्टीप्लाई आती, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी होता, या ए बाय बी होता, ए बाय सी करके, अगर वो कहता ना, सुनो, अगर वो कहता कि मान लो तुम्हें ए बी सी डी 4 वैल्यू देता, और फिर वो कहता ए बाय बी करो प्लस सी बाय डी करो, ठीक है, तब जब ए बाय बी का आंसर निकालते ना तुम अलग से, तब तुम डिवाइड वाला रूल लगाते ए बाय बी के लिए, प्लस सी बाय डी के लिए फिर डिवाइड वाला रूल निकालते लगाते कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर टोटल देखते, फिर जब ऐड करके आंसर लिखते फिर मीन वाला ही लगाते, ठीक है, फिर मीन वाला ही लगाते। तो वो ऐड, तो अब यहाँ पर तुमने से जो मीन निकलवाया गया है उसका मतलब ये नहीं है कि तुम 4 वाला देखने लगोगे। वो तो मीन के लिए हमने खुद से किया है, वो क्वेश्चन में उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो ये चीज क्या ही करते रहते हो तुम ओके लोग। मैम, समझ वो गए। कहते हैं ना परेशानी खुद से क्रिएट करना, वो करते हो तुम लोग। मैम और कोई सा भी केस होता है जिसमें रूल नहीं लगाने वाला? ये रूल नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है भाई। रूल रोहित, हर चीज फिजिक्स में हर चीज रूल से नहीं चलेगी। रूल तो तुमने जब फाइनली ऐड करके लगाया है, जो आंसर आया है, तब तुम रूल लगाओगे कि तुमने मीन निकाला है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मुझे पता है तुम्हें अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। यस मैम। वो तुम्हें फिर ना बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, वरना फिर ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट रहती है। अभी तो ये 2 क्वेश्चन कर लो, मैं और क्वेश्चन भेज दूँ।